देव के डगमगाते आत्मविश्वास को संबल देकर उसे शिखर तक पहुंचाने वाली गायत्री उपेक्षित हो गई। समीरा से ब्याह करके देव ने अपने लिए कैसा जीवन चुना, आइए जानते हैं कहानी वो मेरा बेटा नहीं। अरे गायत्री, कहाँ से आ रही है और ये क्या ले आई, देखूँ तो, कहते हुए मैंने गायत्री के हाथ से डब्बा ले लिया। अच्छा, आज मंगलवार है, प्रसाद लेकर आ रही है। वो चाची जी, देव की नौकरी लग गई थी इसलिए, सकुचाते हुए गायत्री बोली। इतना कहने से ही उसका चेहरा लाल पड़ गया था। लेकिन देव तो अभी है नहीं, और तू प्रसाद छोड़ जा, मैं उसे दे दूंगी। ना चाहते हुए भी मुझे झूठ बोलना ही पड़ा। मैं खूब समझ रही थी कि गायत्री की आंखें निरंतर देव को खोज रही थी, लेकिन देव और उसकी दादी की कड़ी हिदायत थी कि गायत्री को अंदर ना आने दिया जाए। मुझे प्रसाद थमाकर गायत्री उल्टे पैर लौट गई। देव के ना होने की बात सुनकर उसका चेहरा फीका पड़ गया था। उसके जाते ही देव कमरे से बाहर निकल आया। क्या माँ, तुमसे झूठ भी नहीं बोला जाता, जरा चेहरा तो देखो अपना, कहते हुए उसने प्रसाद ले लिया। यह क्या मजाक है देव, जब से आए हो एक बार भी उससे नहीं मिले। मैं झूठ बोलते बोलते थक गई हूँ। ओ माँ, तुम नहीं जानती, इस समय मैं गायत्री क्या किसी से भी मिलने के मूड में नहीं हूँ, सिर्फ आराम करना चाहता हूँ। लेकिन क्या गायत्री सब लोगों में शामिल है, मैंने तनिक तेज स्वर में बोला। क्यों, गायत्री में ऐसी क्या खास बात है, जरा हम भी तो सुने। माला जपते हुए अम्मा जी बाहर आ गई। अगर गायत्री में ऐसी कोई खास बात ना होती अम्मा, तो आज आपका पोता इतनी ऊंचाइयों के काबिल ना बन पाता, कहते हुए मैं अलग हट गई। पीछे से अम्मा जी की भुनभुन सुनाई पड़ती रही। बित्ते भर की मामूली लड़की, कहाँ देव, जो आज बना है अपनी काबिलियत अपने दम पर बना है, चाहे कोई माने चाहे ना माने। मैंने कमरे में जाकर कान ही बंद कर लिए। इधर कई दिनों से गायत्री के प्रति देव के व्यवहार में बदलाव देख रही थी। नई नौकरी ज्वाइन करने के बाद देव पहली बार घर आया था तो उसने एक अहंकार सा दिखा, वही अहंकार जो उसकी दादी के व्यवहार में था। इसे शायद देव के पिताजी नहीं भाप सके, किंतु मैंने इसे 2 घंटे में ही परख लिया था, क्योंकि इसी अहंकार की ज्वाला में मैं पिछले कई वर्षों से झुलस रही थी। मन ना जाने क्यों उदास सा हो गया। ना चाहते हुए भी उस पराई लड़की का भोला सा चेहरा बार बार आंखों के आगे नाच रहा था। मुझे उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आईआईटी का सपना देखने वाले महत्वाकांक्षी देव का जब 2 वर्षों तक कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तब समझौता कर समझा बुझाकर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे तैसे दाखिला कराया गया था। पड़ोस में तभी शर्मा जी का परिवार रहने आया था। 3 बेटियों में गायत्री सबसे बड़ी थी। गायत्री कब हमारे परिवार में रच बस गई, पता ही नहीं चला। बेटी ना होने के कारण मुझे जो अकेलापन का टोचता था, गायत्री उसकी पूरक बन गई। वह घर में आती तो रौनक सी छा जाती। मेरे साथ वह दाल चावल भी बनवा लेती, बड़ी मुंगौड़ी भी तोड़वा लेती। मेरे हाथ का अचार उसे बेहद पसंद था। देव छुट्टियों में घर आता तो उसे चाय कॉफ़ी की तलब कई बार लगती। अक्सर गायत्री ही उसे चाय कॉफ़ी दे आती। जिस दिन गायत्री नहीं जाती, घर सूना लगता। मैंने महसूस किया था कि मेरी ही नहीं, उस दिन देव की आंखें भी गायत्री का रास्ता देखती थी। किंतु गायत्री के घर में उसकी अपनी जिम्मेदारियां थी। अपाहिज माँ की देखभाल करते हुए घर का सारा काम काज करना, पिता और छोटी बहनों को लंच देकर ऑफिस भेजना, स्कूल भेजना, फिर स्वयं कॉलेज जाना, शाम को कंप्यूटर क्लासेस जाना। उस दिन जब गायत्री का बीकॉम का आखिरी पेपर था, उसकी स्कूटी पंचर हो गई थी। तब देव ही उसे कॉलेज छोड़ने और लेने गया था। लौटने पर देव के मन के उछाव को मैंने भी महसूस किया था। मेरा मन किया कि गायत्री की स्कूटी यूं ही बिगड़ती रहे और देव उसे इसी तरह कॉलेज छोड़ता रहे। शायद गायत्री ने भी देव को लेकर कुछ सपने सजोने शुरू कर दिए थे। देव का इंजीनियरिंग का 3रा साल था। एग्ज़ाम होने में थोड़े ही दिन बचे थे कि अचानक देव घर लौट आया। पेपर नहीं दूंगा माँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। जैसे वाक्य सुन सुनकर हम सभी गहरी निराशा में डूब गए थे। देव की हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था।
वे गहन अवसाद के दिन थे। देव के पापा 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए विदेश गए थे। घर में मैं, बूढ़ी सास, निराश हताश देव। उसी कठिन मनोस्थिति में देव को तीव्र जड़ ने पकड़ लिया। उन दिनों गायत्री मेरा और देव दोनों का संबल बनी रही। तभी एक दिन देव को तीव्र ताप और गहरी नींद में बड़बड़ाते हुए सुना, गायत्री, तुम कहीं और ब्याह कर लेना। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे काबिल बनने की, लेकिन नहीं बन पाया। मैं कुछ नहीं कर सकता गायत्री। कितने शर्म की बात है ना, जिसके पापा IIT के टॉपर रहे, वह लड़का साधारण इंजीनियरिंग की परीक्षा तक पास नहीं कर पाया। छी, धिक्कार है मुझ पर। तभी अचानक गायत्री आ गई। चुपचाप उसने मेरे हाथ से देव का हाथ ले लिया और उसे सहलाते हुए मीठे स्वर में बोली, देव, ऐसा मत कहो। तुम्हारी जैसी लगन तो बहुत कम लोग में होती है। एक परीक्षा छोड़ देने से कोई असफल नहीं हो जाता। देखना देव, एक दिन तुम इतने सफल होगे कि सब देखेंगे। गायत्री मुझे देख रही थी। मैं अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से उठ गई। रसोई में पीछे पीछे अम्मा जी चली आई। बहू, इस गायत्री का आना हमें पसंद नहीं है। कह देते, ज़्यादा मुंह मत लगाइयो इसे, तेज लड़की है। मन में आया कह दूं, देव को इस समय ना आपकी ज़रूरत है न मेरी। एक गायत्री ही है जिसके भरोसे देव ठीक हो सकता है। इसके पापा तो 7 समुंदर पार जा बैठे हैं। आपसे घर बाहर किसी आश्रय की आस करना व्यर्थ है। समय के साथ देव का खोया हुआ आत्मविश्वास लौटने लगा। धीरे धीरे मन शांत हुआ तो वो पूर्ववत हंसने बोलने लगा। गायत्री ही थी जो अपने घर के साथ साथ मेरा घर भी संभाल रही थी। करीब 15-20 दिन बाद एक दिन देव स्वयं ही बोला, माँ, मैं कॉलेज वापस जाना चाहता हूँ। मैं इसी दिन की प्रतीक्षा में थी। मेरा रोम रोम गायत्री का ऋणी था। गनीमत थी कि इतना बड़ा हादसा देव के पापा के विदेश प्रवास के बीच ही निपट गया था। गायत्री का मन भी मैं पढ़ चुकी थी और मन ही मन उसे बहू मान चुकी थी। बस उचित समय की प्रतीक्षा थी। हालांकि प्रकट रूप से मैंने ये बात किसी से भी नहीं कही थी, देव के पापा से भी नहीं, लेकिन अम्मा जी की पारखी आंखों ने गायत्री के प्रति मेरा लगाव भाप लिया था। बहू, हम कह देते हैं, गायत्री से ज़्यादा मोह ना करियो। हीरा जैसा लड़का है, हम मिट्टी के मोल ना देवे। इस उम्र में भी अम्मा जी का यह माया मोह नहीं छूटा था। देव के ब्याह में वे भारी दहेज लाने वाली बहू की आस लगाई थी। दरअसल स्वयं उन्होंने जब अपनी इकलौती बेटी को भरपूर दहेज के साथ विदा किया, तभी से वे अपने दोनों बेटों के ब्याह में खूब दहेज लेने की ठान चुकी थी। लेकिन जहाँ मैं ससुर जी की पसंद से इस घर में बिना दहेज आई थी, वहीं मेरे देवर ने कोर्ट मैरिज करने के बाद ही अम्मा जी को खबर दी थी। इस तरह दोनों बेटों के मामले में दहेज के मोर्चे पर अम्मा जी ठगी गई थी, जिसका मुआवजा मुझे समय समय पर भुगतना पड़ता था, क्योंकि देवर देवरानी तो हिंदुस्तान छोड़कर पिछले 20 बरस से नाइजीरिया जा बसे थे। जहाँ तहाँ रिश्तेदारी में शादी ब्याह से लौटकर जब वे दान दहेज की चर्चा करते हुए मुझे सुना सुना कर ताने मारती, तो शर्म और अपमान से मेरे आंसू आ जाते। दहेज का ताना देते समय वे इतना भरसक ध्यान रखती थी कि मेरे पति या ससुर सामने न हो, लेकिन रिश्तेदारों के बीच जलील करने का कोई मौका वे नहीं छोड़ती थी। कई वर्षों तक मेरे मायके वाले जितना भी देते रहे, अम्मा जी का मुंह टेढ़ा ही रहा। अंततः जब भाई विदेश जा बसा और एक सड़क दुर्घटना में माँ और पापा भी चल बसे, जब जाकर अम्मा जी का मुंह बंद हुआ था। तब तक देव काफ़ी बड़ा हो चुका था। गायत्री का सहयोग कहूँ या देव की मेहनत, इंजीनियरिंग की परीक्षा में देव के काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। कैंपस सिलेक्शन में ही देव का चयन एक बढ़िया सॉफ्टवेयर कंपनी में हो गया था। ज्वाइन करने से पहले देव 1 हफ्ते के लिए घर आया था। सफलता की चमक ने उसके चेहरे की रौनक बढ़ा दी थी। अब 1.5-2 बरस पहले का निराश हताश देव कहीं दूर गुम हो गया था और उसकी जगह ले ली थी एक आत्मविश्वासी और मजबूत युवक ने। जाहिर था, माँ होने के नाते मुझे उस पर फ़ख्र सा हुआ।
शायद इन दिनों वह गायत्री से भी मिला था, ऐसा मेरा अनुमान था। देव मुंबई चला गया। एक दिन गायत्री के पिताजी सहसा आ गए थे। मुझसे ही बोले, बहन जी आप ही समझाए गायत्री को, ब्याह से इनकार कर रही है। 3 बेटियां हैं मेरी, निपटाते निपटाते समय लगेगा। अकेला मैं ही हूँ संभालने वाला, इसकी माँ तो बिस्तर पर पड़ी है। लाख समझाने बुझाने के बाद भी गायत्री ब्याह के लिए तैयार नहीं हुई। हार कर 6 महीने के भीतर उसे 2 बरस छोटी मैत्री का विवाह उसी लड़के के साथ करा दिया गया जिससे गायत्री की बात चली थी। तब का गया देव अभी तक एक बार भी घर नहीं आ सका था। कंपनियों से साल भर के लिए लंदन भेज रही थी। इतना समय भी ना मिला कि वो घर आ सके। हम लोग ही जाकर उसे विदा कराए थे। जाते समय मैंने गायत्री के लिए उसका मन टटोला तो बस हंसकर टाल गया था देव। जाते समय देव ने बार बार वचन लिया। साल भर युग समान बीता। इस बीच गायत्री की सबसे छोटी बहन भी ब्याह गई। उसकी माँ अनायास ही एक रात सोई तो सुबह उठी ही नहीं। गायत्री ने एक कॉन्वेंट स्कूल में कंप्यूटर टीचर की नौकरी कर ली। देव लौटकर मुंबई तो आया, किंतु व्यस्तता के कारण हमारे पास लखनऊ नहीं आ सका। हम लोग तो जाकर उससे मिलने आए, किंतु गायत्री की मूक दृष्टि का मैं उत्तर न दे पा रही थी। देव आरंभ से ही महत्वाकांक्षी था। प्राइवेट कंपनी की ऊंची नौकरी भी उसे संतोष नहीं दे पा रही थी। 1.5-2 बरस की नौकरी और विदेश प्रवास ने उसके भीतर गजब का आत्मविश्वास भर दिया था। इसलिए जब उसने सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिता में बैठने की इच्छा जाहिर की तो उसके पिता ने भी उसका मनोबल बढ़ाया। परिणाम अनुकूल रहा। प्रथम प्रयास में ही देव को सफलता मिली। यह उसकी लगन और परिश्रम का ही परिणाम था कि पहली ही बार में वह प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा पास कर गया था। साथ ही साक्षात्कार में भी सफल रहा। जिस दिन सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया, अखबारों की सुर्खियों में देव का नाम और तस्वीर छपी थी। मेरे अवचेतन में गायत्री के शब्द गूंज रहे थे, देखना देव, एक दिन तुम इतने सफल होगे कि सब देखेंगे। टीवी चैनल वाले बार बार देव का चेहरा दिखा रहे थे। गर्व और खुशी से हम फूले नहीं समा रहे थे। अम्मा जी ने तो ऐलान ही कर दिया था, अब लाऊंगी चांद सी बहू, हर तरफ से ठोक बजा कर लाऊंगी, कहीं से धोखा खाने की गुंजाइश ही ना रहे। मैं स्तब्ध सी अम्मा को देख रही थी। माथे पे चंदन का टीका, गले में तुलसी की माला, मुंह में राम नाम और मन में मोह माया और दहेज की इतनी हवस। मैं जान रही थी कि अम्मा जी के चलते मैं गायत्री को अपनी बहू नहीं बना सकूंगी। मुझे विद्रोह तो करना ही पड़ेगा। क्या कमी थी गायत्री में? देखने में अच्छी भली, पढ़ी लिखी, घर बार के हर काम में निपुण। हाँ, आर्थिक स्थिति पर परिवार जरूर साधारण था। पैसा अवश्य नहीं था, पर वे संस्कारी लोग थे। दहेज का मुझे लालच नहीं था। देव अकेला था, इसलिए मैं फूक फूक कर कदम रखना चाहती थी। गायत्री ने पता नहीं कब मेरे मन में घर बना लिया था, किंतु पहले देव का मन भी तो टटोलना पड़ेगा। मसूरी से ट्रेनिंग पूरी करके देव की पहली पोस्टिंग एसडीएम के स्तर पर एक कस्बे में हुई। नौकरी में स्थिर होकर देव बहुत दिन बाद 15 दिन की छुट्टी लेकर घर आया तो जैसे घर में एक उत्सव सा वातावरण छा गया। उसके लिए रिश्ते आने तो जाने कब से शुरू हो गए थे, हम लोग ही टाल रहे थे। इस बार कुछ इत्मीनान था। हम सभी चाह रहे थे कि देव इस बार कुछ निर्णय करके ही पोस्टिंग पर जाए, किंतु देव के तेवर इस बार कुछ अलग ढंग के थे। उसके पापा को तो अपने दफ्तर से ही फुर्सत न थी। इन दिनों देव की अपनी दादी के साथ खूब पटरी बैठने लगी थी। देव के ब्याह के लिए जितने भी फोटो और बायोडाटा आते थे, दादी पोता खूब इत्मीनान से एक एक की बखिया उधेड़ते तो मेरा खून खौल उठता था। किंतु कहीं न कहीं उम्मीद की एक किरण अवश्य शेष थी। अवश्य देव और गायत्री के बीच कुछ ऐसा घटा था जिसकी वजह से गायत्री ने कहीं और ब्याह करने से इनकार कर दिया। मैं इंतज़ार ही करती रही कि देव मुझसे कुछ कहेगा। अभी भी मेरे मन के किसी कोने में देव की वही बात गूंजती थी जब वह गहन अवसाद में था और उसने गायत्री से कहीं और ब्याह कर लेने को कहा था। मुझे लगता था
कि मेरा बेटा जो इतनी ऊंची नौकरी का हकदार है दहेज के लिए स्वयं को नहीं बेचेगा। लेकिन शायद मैं गलत थी। समय ने देव को बहुत बदल दिया था। देव ने जिस लड़की समीरा को पसंद किया था वह एक सीनियर आईएएस ऑफिसर की बेटी थी। फ़ोटो में सुंदर लग रही थी, देखने में और भी सुंदर थी, किंतु उसकी सुंदरता में एक तीखापन था। देहरादून के विख्यात पब्लिक स्कूल की पढ़ी थी, भाई इंजीनियर था और माँ वैज्ञानिक। कुल मिलाकर परिवार प्रतिष्ठित और संपन्न था। वे लोग पैसे और रुतबे वाले थे। मंगनी से पहले मैंने धीरे से देव से एक बार फिर पूछ लिया, देव तूने गायत्री को कोई वचन तो नहीं दिया था ना? उत्तर में देव मुकर गया, किंतु ना जाने क्यों मेरा मन स्वयं को अपराधी मान रहा था। देव की मंगनी की रस्म 5 सितारा होटल में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। इन दोनों गायत्री का घर आना लगभग बंद ही हो गया था। मेरे सिवाय इस बात को कोई महसूस नहीं करता था। एक दिन हमारे भाभी समधी अपने बेटे सहित हमारे घर पधार गए। औपचारिक चाय नाश्ते बातचीत के बाद उन्होंने कन्यादान हेतु लिया गया अपना संकल्प जब हमें बताया तो मैं तो चकरा ही गई। इतना दहेज मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी। ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ था, सो कभी इस तरफ सोचा भी नहीं था। बस हाँ, इतना ही चाहा था कि ढंग की बहू आ जाए जो अपने से बड़ों का सम्मान करे तथा बेटे की गृहस्थी संवारे। किंतु समधी जी ने तो चुग्गा डाल ही दिया था। अम्मा जी और देव बेहद प्रसन्न नजर आ रहे थे। संतोष तो देव के पापा भी लगे, किंतु मुझे यह सब अटपटा लग रहा था। उस शाम डाइनिंग टेबल पर चाय पीते समय देव मुझे समझा रहा था, कम ऑन माँ, तुम इतना टेंशन ले रही हो, समझ लो सब कुछ मिल रहा है वह हमारी किस्मत से मिल रहा है। फिर समीरा के डैडी इतने सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, मेरी जॉब में मुझे हर तरह से सपोर्ट करेंगे और जितना सामान दे रहे हैं अपनी बेटी को दे रहे हैं, वैसा स्टेटस जुटाने में कई बरसों लग जाएंगे। समझा करो माँ, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। गायत्री से ब्याह करके मुझे क्या मिलता? न मान सम्मान, न रुपया, न स्टेटस, उल्टे मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती। फिर गायत्री और उसके अकाउंटेंट पिता अपनी हैसियत से ऊपर का सपना देख रहे हैं ना माँ। मैं चुप थी। क्या कहती कि बेटा, गायत्री ने तो तुझे उस समय वरा था जब तू पढ़ाई तक छोड़ कर आ गया था। उसी की प्रेरणा से आज तू इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है। मैं देव का मुंह देख रही थी। देव किसकी भाषा बोल रहा था? इतना लोभ, इतनी लिप्सा मेरे बेटे में नहीं हो सकती। कहाँ खो गए थे मेरे दिए संस्कार, या फिर लालच ने उसकी बुद्धि फिरा दी थी? क्या अम्मा जी ने अपने अरमान पूरे करने के लिए देव को मोहरा बनाया था? मुझे हथियार डालने ही पड़े। बेटे का ब्याह करना था, वह भी इकलौते बेटे का, सो खुश तो रहना ही था। देव तो वापस नौकरी पर चला गया। हम लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। वह जाड़ों की एक खुशनुमा सुबह थी। अम्मा जी मंदिर गई थी। देव के पापा को ऑफिस भेजकर मैं इत्मीनान से गुनगुनी धूप में बुनाई कर रही थी कि अचानक गेट से गायत्री आती दिखी। वही हंसमुख सा सुंदर कोमल चेहरा, वही सौम्यता। नमस्ते करके मेरे पास ही बैठ गई। अचानक बोली, चाची जी, हम लोग परसों कानपुर शिफ्ट हो रहे हैं। मैं चौंक गई। क्यों, क्या बात है? वह पापा का अचानक ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया है। फिर कानपुर में अपना पुराना घर तो है ही, वह मकान तो वैसे भी छोड़ना ही था, किराए का जो था। वह फीकी हंसी हंसकर बोली, पर गायत्री, तुम्हारी नौकरी? मेरी नौकरी का क्या है चाची जी, यहाँ छोड़ी वहाँ लग जाएगी। मैं बेहद असहज महसूस कर रही थी कि अचानक गायत्री ने एक सुंदर रेशमी रुमाल में लिपटा बंधा मंडल मुझे दिया। चाची जी, इसमें देव के पत्र हैं जो उसने मुझे मुंबई और लंदन से भेजे थे। बहुत कीमती पत्र हैं चाची जी, मैं नहीं संभाल पाऊंगी, आप इन्हें देव को दे दीजिएगा। उसकी आंखें भर आई थीं, मुंह फेर कर और खड़ी हुई और धीरे धीरे लौट गई। मैंने बंडल खोला तो एक चोर सा भाव मन में उठा। बेटे के प्रेम पत्र पढ़ने का कोई हक ना था, किंतु एक पत्र पढ़ने के बाद मैं स्वयं को रोक न सकी।
मैंने सारे पत्र पढ़ डाले। बेहद संयमित और व्यवहारिक पत्र थे। ये आज की पीढ़ी के प्रेम पत्र थे। इनमें भविष्य की योजनाएं थी, प्रेम पगे आश्वासन थे और केवल गायत्री से ही विवाह करने का संकल्प था। आज दिन में सब कुछ राख कर दिया था। गायत्री और उसके परिवार से बरसों तक फिर कोई संपर्क नहीं रह गया। देव का ब्याह समीरा से संपन्न हो गया। इतना दहेज मिला कि घर भर गया। अम्मा जी प्रसन्न थी। पोते के ब्याह में उनके लिए महंगी साड़ियाँ और हीरे के कर्णफूल आए थे। सारा सामान मैंने देव की गृहस्थी में सजा दिया। देव के ब्याह को 7 बरस बीत गए। इतने लंबे अंतराल में मैं बस 2 ही बार उसके घर जा पाई हूँ और दोनों बार ही खोटे सिक्के सी फेर दी गई हूँ। समीरा की ऊट पटांग आदतें, कृत्रिम व्यवहार और नाम मात्र के कपड़े मुझे कहीं ना कहीं दंश ले जाते हैं। देव के पापा तो निर्विकार रहते हैं, किंतु मैं कहूँ भले ही कुछ नहीं, फिर भी बेचैन बहुत हो जाती हूँ। सबसे अधिक दुख तो देव को देखकर होता है। देव को बच्चे बेहद पसंद है और समीरा उन्हें बंदिश मानती है, इसलिए उनका आंगन आज तक सूना है। अम्मा जी का सपना था कि पड़पोते का मुंह देखूं, सोने की सीढ़ी पर चढ़कर सो जाऊं। वे सपना लिए ही चल बसी। मैंने तो देव के बाल बच्चे खिलाने की आस ही छोड़ दी है। समीरा की उच्छृंखलता उसे घर गृहस्थी, पतित्व, मातृत्व सभी से दूर कर दिया है। तरस आता है देव के दब्बू पने पे। दरअसल समीरा के अभिजात्य से देव बहुत डरता है। समीरा को ना तो देव से मतलब है, ना ही घर गृहस्थी से। घूमना फिरना, ताश खेलना, क्लब जाना, होटलों में खाना, यही उसकी दिनचर्या है। देव और समीरा का घर उनके लिए घर नहीं, सराय है। फिर वहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ? मैं बार बार सोचती हूँ कि यदि गायत्री मेरी बहू होती तो क्या देव के घर संसार की यही गत बनती? कहते हैं ना, जो भाग्य में बंधा है वही होता है। लेकिन देव ने तो अपना भाग स्वयं रचा था। शायद अपने बेटे के प्रति मेरा मोह तभी भंग हो गया था जब उसने अच्छे दहेज के लालच में गायत्री को छोड़ दिया था। हाँ, देव मेरा बेटा नहीं रहा, वह मात्र समीरा का पति है। पता नहीं अपने रचे चक्रव्यूह से वो कभी बाहर निकल पाएगा भी या नहीं। तो कैसी लगी आपको कहानी? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं और मेरी कहानियों को सुनते रहने के लिए मुझे फॉलो करें।